नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो है मनी। हम इस टॉपिक के अंदर मनी से रिलेटेड सारे फंडामेंटल्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने ये देखा कि मनी क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जाए और इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये टॉपिक चल रहा था हमारा। तो अभी तक हमने यही देखा है कि मनी इज ए मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। ये कॉमनली एक्सेप्टेबल होता है, मतलब हर कोई इसको एक्सेप्ट कर सकता है और ये मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन की तरह काम करेगा। मतलब आपको चीज को एक्सचेंज करना है तब आप मनी के सहारे से एक्सचेंज कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो आप। लेकिन हमने ये समझा था कि मनी को डिफाइन करना काफी मुश्किल है, हम मनी को डिफाइन नहीं कर सकते प्रॉपरली। तो फिर एक क्रूड उसकी एक रूडिमेंट्री डेफिनेशन ये निकल के आए, मनी इज व्हाट मनी डज। पैसा वो है जो पैसे की तरह काम करता है। मतलब हम मनी की डेफिनेशन उसके फंक्शन के आधार पे करने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने आपको समझाया था कि चार तरीके के फंक्शंस होते हैं, एस यू एम एस, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये चार मैंने फंक्शंस आपको बताए थे। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब क्या, वैल्यू को स्टोर करने की क्षमता होनी चाहिए मनी के अंदर। जैसे 2000 के नोट में 2000 रुपए की परचेसिंग पावर है। यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब मेजर ऑफ वैल्यू के मनी के सहारे से हम चीजों को मेजर कर सकते हैं। जैसे 100 रुपए का पेन है, 150 रुपए का पेन है, तो दो पेन है, सेम कमोडिटी है लेकिन अलग अलग प्राइजेस पे, क्योंकि फीचर्स अलग हो गए। तो हमने मेजर कैसे किया, वैल्यू के आधार पे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी के ऊपर भरोसा है और मनी पेरिशेबल गुड नहीं है, मतलब वो नॉन पेरिशेबल है, इसलिए वो मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन की तरह हम यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मतलब उधारी का धंधा। अब पैसे के आधार पे हम उधारी का धंधा कर सकते हैं क्योंकि पैसे के ऊपर भरोसा भी है और वो नॉन पेरिशेबल है। वही प्रिंसिपल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। सो दैट्स हाउ हमने देखा था कि चार फंक्शंस होते हैं मनी के, उनके आधार पे हम मनी को डिफाइन कर सकते हैं। तो बस यही से मनी की डेफिनेशन निकल के आई। फिर हमने मनी का इवोल्यूशन देखा कि शुरुआती समय में बार्टर सिस्टम यूज कर रहे थे, जहां पे एक गुड के बदले में दूसरे गुड को एक्सचेंज किया जाता था। दैट इज बार्टर, वस्तु विनिमय पद्धति। अब बार्टर सिस्टम के अंदर हमने ये देखा कि प्रॉब्लम क्या थी, कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब बायर और सेलर दो लोग होते किसी भी ट्रांजैक्शन में। बार्टर सिस्टम के अंदर यही पर्सन बायर भी है, सेलर भी है, और यही पर्सन भी बायर और सेलर एट द सेम टाइम है। ठीक है, तो ये दोनों की जरूरतें जब तक की पूरी नहीं होती तब तक की बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन नहीं होगा। मान लो ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ए बी को व्हीट दे रहा है और बी ए को राइस दे रहा है। तो ए को राइस चाहिए और बी को व्हीट चाहिए, तब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन मान लो ए को राइस नहीं चाहिए, ए को चाहिए बुक्स। अब बी के पास तो बुक नहीं है, तो मतलब यहाँ पे ए की वांट्स सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये जो वांट है ना, जरूरत ए की, वो पूरी नहीं हो रही है, तो बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन कैसे निकला, मनी से। कि अब दो चीजों को एक्सचेंज नहीं करेंगे, एक चीज के बदले में मनी को एक्सचेंज करेंगे, बिकॉज मनी इज अ कॉमन फैक्टर अमॉन्ग द पीपल। वो कॉमनली एक्सेप्टेबल है ना, तो कॉमन फैक्टर है। अब मनी कोई भी एक्सेप्ट करेगा, तो बस बी को व्हीट चाहिए तो बी बदले में ए को मनी दे दे, ए सी पर्सन से अपने बुक्स खरीद लेगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। और मनी के कारण क्या हो गया, ये जो डबल कोइंसिडेंस की जरूरत है ना, कि दोनों की जरूरतें पूरी होगी तभी बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन होंगे, अब ये डबल कोइंसिडेंस की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल बॉन्ड के आधार पे भी क्या हो सकते हैं, ट्रांजैक्शंस पूरे हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम में नहीं पॉसिबल था। फिर मनी का इवोल्यूशन हम देख रहे थे कि मनी जो सबसे पहले यूज हुआ वो कमोडिटी मनी यूज हुआ। व्हाट डू मीन बाय कमोडिटी मनी, तो कमोडिटी मनी मतलब किसी भी वस्तु को हम मनी की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में आप लोगों ने सुना होगा कौड़ी, कौड़ी यूज करते थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर जो है ना, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अराउंड उस समय में लोग सिगरेट के पैकेट्स यूज कर रहे थे, तो सिगरेट के पैकेट्स भी कमोडिटी मनी की तरह यूज हो रहे थे। और बहुत सारी चीजें, कभी कभी पे जानवरों के दांत यूज किए जाते थे, कभी नेल्स यूज किए जाते थे, तो ये अलग अलग है। दीज आर नोन एज कमोडिटी मनी। बट इनकी प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये ज्यादा
पेरिशेबल, मतलब ये नॉन पेरिशेबल नहीं होते, पहली ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आपको कमोडिटी मनी अर्न करने के लिए बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, आप बिना बिजनेस के भी कमोडिटी मनी को अर्न कर सकते हो। इससे मनी सप्लाई गड़बड़ हो जाएगा ना, तो मनी की वैल्यू खराब हो जाएगी। दैट्स व्हाई कमोडिटी मनी की जगह पे मेटालिक मनी का यूज करना शुरू किया, मेटालिक मनी। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सबसे पहले मेटालिक मनी तकरीबन 2500 साल पहले यूज किया गया था। दे आर नोन एज पंच मार्क कॉइन। उनको पंच मार्क कॉइन कहते थे, वो सिल्वर से बने होते थे। जब मगध साम्राज्य था ना, ये तकरीबन उसी के अराउंड है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मगध साम्राज्य के अंदर ही हुआ था, लेकिन उसी के अराउंड तकरीबन 2500 साल पहले मेटालिक मनी का यूज शुरू किया गया था वहां पे। तो बस वही से मेटालिक मनी यूज करना शुरू कर दिया। मेटालिक मनी के अंदर मेटल को यूज करते थे। मेटल जनरली सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये मेटल यूज किए जाते थे। इन मेटल्स के आधार पे क्या बनते थे, मेटालिक मनी बनते थे इनिशियली। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, मेटालिक मनी में और रिफाइनमेंट आती गई। पहले एकदम क्रूड बनते थे, अब और ज्यादा रिफाइन तरीके से मेटल मनी बनना शुरू हो गए। लेकिन मेटल मनी की प्रॉब्लम्स क्या है? मेटल मनी की प्रॉब्लम है कि वो काफी ज्यादा बल्की होते हैं, इसलिए उनके ट्रांजैक्शन करने के लिए उनको ज्यादा तकलीफ होती है ट्रांजैक्शन करने में। अब मान लो आपको 10 लाख रुपए का मेटल कॉइन्स में ट्रांजैक्शन करना है, तब आपको एक टैंकर भर के ही लेके जाना पड़ेगा, ट्रक भर के लेके जाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो ये बल्कि होते हैं। सेकेंड, इनका मिसयूज भी होता है फॉर द स्मगलिंग। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेटल मनी जो होते हैं ना, मेटल मनी का जो मेटल होता है उससे अलग अलग चीजें बनाने के लिए उनको स्मगल किया जाता था। जैसे ब्लेड्स, जो ब्लेड होते हैं ना, वो शेविंग करने के ब्लेड, वो शेविंग करने के ब्लेड बनाने के लिए 5 रुपए के कॉइन का स्मगलिंग होता था, पुराने वाला 5 रुपए का कॉइन। तो वो स्मगलिंग के लिए भी यूज होते थे। फिर उनकी हाई स्टोरेज कॉस्ट है। एक तो वो बल्कि है, बल्कि इसलिए उनको स्टोरेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह लगेगी। अब ये प्रॉब्लम्स थी इनकी, इसलिए पेपर मनी का यूज करना शुरू किया, पेपर करेंसी। अब जब पेपर करेंसी यूज कर रहे थे, तब पेपर करेंसी के अंदर अलग दो इंपॉर्टेंट टाइप हो गए पेपर करेंसी के अंदर। ठीक है ना, जो कागज की जो करेंसी आपकी जेब में है वो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक टाइप था उसका रिप्रेजेंटेटिव मनी, तो दूसरा टाइप था फिएट मनी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मनी मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पेपर करेंसी, मान लो ये 1000 रुपए है, या 1000 रुपए की नोट प्रिंट करने के लिए मुझे 1000 रुपए का रिजर्व बनाना पड़ेगा, इक्वल वैल्यू का। अब ये जो रिजर्व बनेगा, ये प्रीशियस मेटल यानी कि गोल्ड, सिल्वर, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पे हम कहेंगे, न्यू सिस्टम के आधार पे कहेंगे तो हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इनके आधार पे ये रिजर्व बनाया जाएगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये चीजें यूज होगी। तो 1000 रुपए की नोट प्रिंट करने के लिए 1000 रुपए के रिजर्व बनाए जाएंगे, ये आरबीआई के पास बनेंगे। ये रिजर्व कहाँ पे बनेंगे? आरबीआई के पास। आरबीआई को 1000 रुपए के रिजर्व मिलेंगे, तब आरबीआई 1000 रुपए की नोट प्रिंट करके मार्केट में सर्कुलेट करेगी, तभी ये पैसा छापा जाएगा। दैट मीन्स ये जो 1000 रुपए की नोट मार्केट में दी है और ये मेरे हाथ में आ गई, दैट मीन्स ये जो मेरे हाथ की मेरे हाथ में जो 1000 रुपए की नोट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आरबीआई के अंदर जो 1000 रुपए की रिजर्व के उनको। अब ये 1000 रुपए का रिजर्व अगर गोल्ड में है, तो मतलब मेरे हाथ में जो 1000 रुपए की नोट है वो 1000 रुपए के सोने के बराबर है। इक्वल वैल्यू का सोना रखा है ना आरबीआई में। सो दैट्स हाउ हमने कहा कि मेरे हाथ में जो करेंसी है वो रिप्रेजेंटेटिव करेंसी है। दैट करेंसी इन माय हैंड इज रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड केप्ट इन द रिजर्व, इक्वल वैल्यू है। तो दैट मीन्स ये करेंसी के ऊपर भरोसा है लोगों का, क्योंकि लोगों को पता है ये 1000 रुपए की करेंसी प्रिंट करने के लिए 1000 रुपए का सोना रखा गया। उसको कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। इसको क्या कहते थे? गोल्ड स्टैंडर्ड। जितनी करेंसी छापनी है, जितने वैल्यू की, उतने ही वैल्यू के गोल्ड रिजर्व्स आरबीआई में बनाने पड़ेंगे आपको। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम काम करता था। लेकिन गोल्ड काफी कम है दुनिया में, इसलिए फिर प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम इसको अडॉप्ट किया गया, जहां पे 40% गोल्ड और 60% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखा जाएगा। मतलब ये जो गोल्ड है ना, ये 100% गोल्ड नहीं होगा। अब कुछ 40% गोल्ड में होगा, तो 60% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होगा। इस तरीके से मिक्स फॉर्म में रखा जाएगा। लेकिन 1000 रुपए की करेंसी प्रिंट करने के लिए 1000 रुपए का ही रिजर्व बनाया जाएगा, इक्वल एंड मैचिंग वैल्यू का रिजर्व है। इसलिए वो भी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव मनी है। मतलब हाथ में जो 1000 रुपए की करेंसी है, दैट करेंसी इज रिप्रेजेंटिंग द रिजर्व्स इन द आरबीआई, तो वो रिप्रेजेंटेटिव मनी है। करेक्ट।
फिर आई फिएट करेंसी, क्योंकि गोल्ड के रिजर्व्स काफी लिमिटेड है, हर बार करेंसी प्रिंट करने के लिए इतना ज्यादा गोल्ड नहीं रख सकते आरबीआई के पास, तो इसलिए फिएट मनी का सहारा लिया गया। व्हाट इज फिएट मनी? ये ऐसा पैसा होता है जिसके लिए किसी भी तरीके का रिजर्व नहीं बनाया जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं 1000 रुपए की करेंसी प्रिंट कर रहा हूं अंडर फिएट मनी सिस्टम, तब आरबीआई के पास जो रिजर्व रखे जाएंगे वो नील होंगे या फिर काफी निग्लिजिबल होंगे, नील या फिर काफी निग्लिजिबल होंगे, दोनों में से एक। तब क्या कहेंगे हम, जो 1000 रुपए की करेंसी है वो क्या है, फिएट करेंसी। मतलब अभी जो आप 2000 रुपए के नोट लेके घूम रहे हो, जो 500 रुपए के नोट लेके घूम रहे हो, वो क्या है, फिएट मनी है, क्योंकि इस करेंसी को प्रिंट करने के लिए आरबीआई में रिजर्व्स जो है वो बस 200 करोड़ रुपए के रखे गए, वो काफी निग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये फिएट करेंसी, तो यूएस डॉलर, मतलब आज के जमाने में लगभग सारी करेंसी दुनिया में जो मेजर करेंसीज है वो क्या है, फिएट मनी है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर फिएट मनी के लिए रिजर्व नहीं बनाए जा रहे तो लोग क्यों भरोसा कर रहे हैं इस पैसे के ऊपर? बिकॉज ये भरोसा सरकार ने दिखाया, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया इसको। तो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करने के लिए उसको लीगल टेंडर दिया। क्या बोला कि जो आपके हाथ में करेंसी है ना, वो बस पैसा नहीं, वो लीगल टेंडर है। मतलब कि उस पैसे को कोई डिनाई नहीं कर सकता है ट्रांजैक्शन के अंदर, तो वो लीगल टेंडर है, कानून से बनती है वो करेंसी। जैसे 2000 रुपए की नोट है तो आरबीआई एक्ट 1934, इस कानून के अंदर इसको प्रावधान किया गया 2000 रुपए के नोट का, और अकॉर्डिंगली उसको लीगल टेंडर मिल गया। तो दिस इज फिएट मनी। तो गाइस ये याद रखना कि रिप्रेजेंटेटिव मनी और फिएट मनी में अंतर क्या होता है। फिएट मनी डज नॉट रिप्रेजेंट एनी एसेट, ठीक है, जबकि रिप्रेजेंटेटिव मनी रिप्रेजेंट द एसेट केप्ट इन आरबीआई। फिएट मनी जो होता है वो लीगल टेंडर होता है, मतलब सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज किया है बाय लॉ, और लोग उस कानून के चलते उस करेंसी को डिनाई नहीं कर सकते, उस करेंसी को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या है, लीगल टेंडर। जिस दिन ये लीगल टेंडर हट गया, मतलब वो करेंसी हम यूज नहीं कर सकते। जैसे 2016 में हुआ था डिमोनेटाइजेशन। व्हाट हैपेंड इनटू द डिमोनेटाइजेशन कि 500 रुपए के नोट और 1000 रुपए के नोट को भारत सरकार ने डीमोनेटाइज कर दिया था, मतलब उनका लीगल टेंडर खत्म कर दिया। जब लीगल टेंडर खत्म तो उन करेंसी में, ये पुरानी वाली करेंसी में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे। इसलिए अगर आपके पास आज भी ये पुरानी करेंसी पड़ी है, अगर आप आज इससे ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो यू कैन नॉट मेक ट्रांजैक्शन विद द ओल्ड करेंसी, बिकॉज दे आर नो लॉन्गर अ लीगल टेंडर इन इंडिया। अंडरस्टूड? तो अभी के लिए हमारी जेब में जो पैसा है वो क्या है, फिएट मनी है। दैट मनी इज नोन एज फिएट मनी। फिर हमने लास्ट लेक्चर में और एक छोटी सी चीज देखी थी, दैट इज फिड्यूशियरी मनी। व्हाट इज फिड्यूशियरी मनी? फिड्यूशियरी मनी ये क्या होता है कि ये लीगल टेंडर नहीं होता है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए लीगल टेंडर। तो ये होता क्या है? तो सिंपल है, बायर और सेलर दो लोग इस मनी को म्यूचुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि बायर इसको एक्सेप्ट कर रहा है और सेलर, सॉरी, बायर इसको दे रहा है और सेलर इसको एक्सेप्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल चेक, ड्राफ्ट, बैंक नोट्स। अगर आप किसी को चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो आप बायर हो ना, आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो सेलर उस चेक को एक्सेप्ट करेगा। अगर सेलर की इच्छा नहीं है कि मैं वो चेक नहीं एक्सेप्ट करूंगा, तब आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट ए लीगल टेंडर। अगर आप उसको कैश में पेमेंट कर रहे हो और सेलर बोल रहा है कि मैं कैश में नहीं लूंगा, तब आप उसको फोर्स कर सकते हो वहां पे कि नहीं, इट्स अ लीगल टेंडर, आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा वहां पे। अगर नहीं करोगे तो मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन आपकी एफआईआर करने के लिए कि यू आर नॉट एक्सेप्टिंग अ लीगल टेंडर। ये फिएट करेंसी के बारे में। लेकिन जब हम फिड्यूशियरी मनी की बात करेंगे, तो फिड्यूशियरी मनी लीगल टेंडर नहीं होता है, मतलब चेक लीगल टेंडर नहीं है। जब चेक, बैंक नोट, ड्राफ्ट लीगल टेंडर नहीं है तो वो एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी टू एक्सेप्ट चेक, बैंक नोट और ड्राफ्ट बिटवीन अ ट्रांजैक्शन, है ना। तो इसको आप दूसरे फिएट मनी के अंदर स्वैप भी कर सकते हो, कि अगर ये बोल रहा है कि चेक नहीं लूंगा तो आपको कैश देनी पड़ेगी वहां पे, है ना, इस तरीके से। तो व्हाट इज फिड्यूशियरी मनी? It's a type of money that gets its value from both parties accepting it as a medium of transaction, medium of exchange in a transaction। कि जब दोनों पार्टीज एग्री हो रहे कि हाँ हम चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे, तभी चेक की वैल्यू है।
अगर दोनों पार्टीज में से किसी ने एक ने बोल दिया कि चेक में ट्रांजैक्शन नहीं चलेगा, तो चेक की कोई वैल्यू नहीं वहां पे। मतलब फिड्यूशियरी मनी की जो वैल्यू आती है वो कहां से आती है? एक्सेप्टेंस से। दोनों पार्टीज के एक्सेप्टेंस से ही उसकी एक वैल्यू है। अंडरस्टूड? अगर कोई फिड्यूशियरी मनी जैसे चेक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब आप उस चेक को रिप्लेस करोगे विद फिएट मनी। जैसे इंडिया में रुपया, तो आप रुपया से उसको रिप्लेस करोगे। कमोडिटी और फिएट मनी, व्हाट इज द इशू? उसके एग्जांपल है चेक, बैंक नोट। बैंक नोट मतलब जो बैंक नोट्स बनाती है उनको हम कहेंगे बैंक नोट एंड ड्राफ्ट्स। बैंक नोट मतलब जैसे प्रोमिसरी नोट, है ना? तो इनको हम क्या कहेंगे? फिड्यूशियरी मनी। तो फिड्यूशियरी मनी एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जहां पे हम ये कह सकते हैं कि जब बायर और सेलर राजी है तब उसमें ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल, टेक अनदर एग्जांपल कि आप लोग हम लोग किसी भी फास्ट फूड स्टोर पे चले जाते हैं, चाय के टपरी पे चले जाते हैं, तो वहां पे वो कॉइन्स यूज करते, कूपन्स, हरे नीले पीले रंग के, है ना? तो वो भी क्या है? वो फिड्यूशियरी मनी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो जो कूपन है ना, उस कूपन के सहारे से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वहां पे, है ना? आप वो पैसा देके कूपन लेते हो, उस कूपन को काउंटर पे रखते हो, तो काउंटर वाला आपको वहां पे चाय बिस्किट जो भी है वो ऑफर करेगा कूपन को देख के, है ना? तो दैट मीन्स यू आर गिविंग दैट कूपन एट द काउंटर, एंड एट द काउंटर दैट कूपन इज रिसीव्ड बाय द पीपल। मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है वहां पे। तो वो किससे हो रहा है? वो प्लास्टिक के मनी से हो रहा है। तो वो क्या है? फिड्यूशियरी मनी है। वो चीज क्या है? फिड्यूशियरी मनी है एक तरीके से। तो ये जब बायर और सेलर दोनों एग्रीड कर रहे हैं ना उस जगह पे, इसलिए तो वहां पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। सो इट्स नॉट अ लीगल टेंडर। वो एक्सेप्ट ही करना चाहिए ये जरूरी नहीं है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप आपका पैसा वापस लेके आओगे, है ना? तो दैट इज नोन एज फिड्यूशियरी मनी। एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो लीगल टेंडर मतलब आपकी जेब में जो नोट है वो फिएट मनी, मतलब आपके जेब में जो नोट है वो क्या है? लीगल टेंडर है। उसके सहारे से आपको ट्रांजैक्शन, जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तब सामने वाले को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ लीगल टेंडर। लेकिन अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो सामने वाला उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाइंड नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अ लीगल टेंडर, क्योंकि वो फिड्यूशियरी मनी है। तो चेक एक फिड्यूशियरी मनी है। जब दोनों पार्टीज एग्रीड होगी तभी ट्रांजैक्शन होगा। करेंसी, इट्स अ फिएट मनी। उसके लिए दोनों पार्टीज के ऊपर कंपल्शन है उसका यूज करने के लिए। ओके? देन व्हाट इज बैंक मनी? नेक्स्ट इज अ बैंक मनी। तो हम मनी के टाइप्स देख रहे हैं गाइस। पहले मैंने आपको बताया कि मेटल मनी क्या होता है, फिर हमने देखा फिएट मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी, फिर हमने देखा फिएट मनी, देन हमने देखा फिड्यूशियरी मनी। नाउ नेक्स्ट इज बैंक मनी। व्हाट इज बैंक मनी? बैंक मनी मींस इट इज अ मनी क्रिएटेड बाय बैंक थ्रू देयर डिपॉजिट्स। ये क्या है? इट इज अ मनी इन इकोनॉमी दैट इज क्रिएटेड थ्रू डेट इशूड बाय द कमर्शियल बैंक। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लो आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो। चलो क्रेडिट कार्ड का एक एग्जांपल देता हूँ। व्हेन वी यूज अ क्रेडिट कार्ड, तब क्या होता है कि मान लो आपने क्रेडिट कार्ड लिया और उसके ऊपर आपको 10 लाख रुपए की लिमिट है। दैट मीन्स अप टू 10 लाख रुपीज लोन आप ले रहे हो। उसको लोन नहीं कहेंगे, मैं अभी नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने के लिए लोन वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसको कहेंगे क्रेडिट। आपको 10 लाख रुपए का क्या मिला है? क्रेडिट मिला है। ठीक है? एक तरीके से वो लोन ही है, नॉट एग्जैक्टली बट एक तरीके से वो क्या है? लोन है। जब आपको कोई भी बैंक, कोई भी संस्था, मान लो आपको एक आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड मिला है, तो आईसीआईसीआई कंपनी ने आपको 10 लाख रुपए की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड बेचा। दैट मीन्स आईसीआईसीआई कंपनी ने क्या किया? एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट खोल दिया, उसके अंदर 10 लाख रुपए की लिमिट लगा दी। नाउ बाय यूजिंग दैट कार्ड, आप उस कार्ड को यूज करके इस 10 लाख रुपए को यूज कर सकते हो जितना चाहे। मतलब ये 10 लाख रुपए की लिमिट तक जो है ना, उतना पैसा आप जब चाहे तब यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ना वो डेट इशू किया गया है ना, क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्या इशू किया गया है? डेट। लेकिन वो डेट इशू करने के लिए डिमांड डिपॉजिट अकाउंट खोला गया, वहां से वो आपको इशू हो रहा है, अकाउंट के थ्रू आपको मिल रहा है ना? मान लो आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, 10 लाख रुपए की लिमिट है, ठीक है? जब आपने शॉपिंग कर ली 2 लाख रुपए की, अभी भी 8 लाख रुपए बाकी है ना, तो वो डिमांड डिपॉजिट के अंदर है आपके। आपने उसमें से बस 2 लाख रुपए यूज किए और आपने 5 लाख रुपए यूज किए, तो अभी भी 3 लाख रुपए बाकी है इसके अंदर। तो मतलब ये जो डिमांड डिपॉजिट है ना, ये पैसा है आपका,
ये क्या है, ये पैसा है, इट्स अ डेट इशूड बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो ये जो पैसा है ये क्या है, बैंक मनी है। सो व्हेनेवर अ डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड इन अ बैंक, दैट इज नोन एज मनी। वो क्या है, मनी। और कौन सा मनी है, वो बैंक मनी, कमर्शियल बैंक के द्वारा बनाया जा रहा है। जब हम जब भी बैंक के अंदर कोई डिमांड डिपॉजिट अकाउंट खोला जाएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिक्स डिपॉजिट, एफडी के बारे में बात नहीं कर रहा। डिमांड डिपॉजिट के अंदर सेविंग्स अकाउंट होता है और करंट अकाउंट होता है, दो अकाउंट होते हैं। तब आप कोई अकाउंट जब बैंक में खुल रहा है तो उस अकाउंट को हम क्या कहेंगे, बैंक मनी, दैट अकाउंट इज नोन एज बैंक मनी। तो उसको आप कमर्शियल, वो कमर्शियल बैंक के द्वारा बनाए जा रहे हैं, दैट मींस इट्स अ कमर्शियल बैंक मनी। तो कमर्शियल बैंक मनी रेफर्स टू द मनी इन इकोनॉमी दैट इज क्रिएटेड थ्रू अ डेट इशूड बाय द कमर्शियल बैंक। Commercial bank money is important because it helps in create liquidity and funds in the economy। ये क्या कर रहा है, इकोनॉमी के अंदर पैसा बना रहा है ना। अब जैसे क्रेडिट कार्ड बेचा गया, तो क्रेडिट कार्ड बेचने से क्या हो गया, 10 लाख रुपए मार्केट में चले गए ना। अगर ये क्रेडिट कार्ड नहीं बेचा जाता तो ये 10 लाख रुपए बैंक के अंदर रहते। लेकिन अब ये क्रेडिट कार्ड मैंने खरीद लिया, मैं ए पर्सन हूँ, आई बाय दिस, दैट मीन्स आई एम स्पेंडिंग 10 लाख रुपीज इनटू द मार्केट। तो मैं स्पेंड कर रहा हूं, तो इससे क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर पैसा बह रहा है। इससे क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई हो रहा है, मनी फ्लो हो रहा है वहां पे। सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक मनी, ठीक है। इससे जो फेनोमेना क्रिएट होता है उसको आप कहते हो क्रेडिट क्रिएशन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये समझाया था। उससे जो फेनोमेना क्रिएट होता है ना, उसको आप कहते हो क्रेडिट क्रिएशन। whenever a demand deposit account is created in a bank, it generate a money, that is credit creation। उससे क्रेडिट क्रिएशन बनेगा। मतलब ये मैंने पूरा थीसिस समझा था, मैंने बस आपको ये यहाँ पे शॉर्ट में डेफिनेशन बता रहा हूँ कि जब बैंक किसी को कर्जे देगी, डेट इश्यू कर रही है बैंक, जब बैंक डेट इश्यू कर रही है तो उसी के साथ बैंक के अंदर एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट खोल रहा है। ये डिमांड डिपॉजिट अकाउंट मतलब मनी है, तो ये मनी मार्केट में फ्लो होगा अभी, है ना। ये मनी मार्केट में स्पेंड होगा या फिर ये फिर से बैंक में डिपॉजिट की तरह आ जाएगा किसी भी तरीके से, बट इट इज मूविंग इनटू द इकोनॉमी। तो मतलब क्या हो रहा है, क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, न्यू क्रेडिट इज क्रिएटेड इनटू द बैंक। तो ये कमर्शियल बैंक मनी है। तो आसान शब्दों में याद रखना है, बैंक मनी क्या होता है, जो भी डिपॉजिट्स बैंक के अंदर आएंगे उसको आप क्या कह सकते हो, बैंक मनी। So deposits in a bank is a bank money because deposits have a value। डिपॉजिट्स की एक वैल्यू है। मान लो आप चले गए शॉपिंग करने के लिए, आपके पास एक डेबिट कार्ड है, ठीक है। आप खाना खाने के रेस्टोरेंट पे, आपके पास कैश नहीं है तो यू कैन स्वाइप योर डेबिट कार्ड एंड मेक अ ट्रांजैक्शन, आप निकल सकते हो ना वहां पे। तो जब आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो, दैट मीन्स आप आपके डिपॉजिट्स का यूज कर रहे हो ना वहां पे, जो भी आपने सेविंग्स अकाउंट के करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट्स डाले होगी उसी का यूज कर रहे हो वहां पे। दैट मीन्स उस डिपॉजिट्स के अंदर जो पैसा है वो भी तो मनी है ना, उससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यूपीआई फॉर लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो यूपीआई भी तो आपके डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर डिपेंड होता है। डेबिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, देन अनदर इज क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड का सेपरेट अकाउंट होता है वहां पे। तो ये सारी चीजें क्या है, डिपॉजिट अकाउंट से जुड़े हुए होते हैं ना। तो दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं कि डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जो पैसा है वो बैंक मनी है, वो बैंक के द्वारा जनरेट किया गया। अगर बैंक नहीं होती तो वो पैसा बनता ही नहीं, क्योंकि बैंक नहीं होती तो डिपॉजिट नहीं बनते, डिपॉजिट नहीं बनते तो वहां पे पैसा ही नहीं बनता। अंडरस्टूड। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ मनी, बैंक मनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज वर्चुअल मनी। ये काफी ज्यादा चर्चित मुद्दा है, इसके ऊपर हम डिजिटल करेंसी के अंदर एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी बस मनी के अंदर इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वर्चुअल मनी क्या होता है। आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, बिटकॉइन, इथेरियम, लिब्रा, है ना, ये सारे क्या एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, ये वर्चुअल मनी है। ऑल दीज आर नोन एज वर्चुअल मनी। इनको हम डिजिटल मनी की तरह भी पुकारते हैं, डिजिटल मनी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरबीआई ने
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर खुद की डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है, खुद की, उसको कहते हैं CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और हमने नाम रखा है उसका ई रूपी। हमने नाम क्या रखा है उसका? ई रूपी। अभी तक ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब जनता में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, इसके ऊपर अभी प्रयोग चल रहे कि इसके यूज करने के फायदे नुकसान क्या है। फिर जब सारी चीजें इंश्योर हो जाएगी तब मार्केट में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो अभी के लिए ये एक प्रायोगिक तत्वों पे काम कर रहा है, मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये जो CBDC है, व्हाट इज दिस? अ वर्चुअल मनी। तो इट्स अ फ्यूचर, ये क्या है? फ्यूचर है ना? तो ये चीज क्या है ये भी समझना जरूरी है। वर्चुअल मनी यानी डिजिटल मनी, यानी डिजिटल मनी, ठीक है। दैट इज ओनली अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब अगर आप अभी आपकी एक जेब में 10 रुपए का कॉइन है और एक जेब में 10 रुपए की नोट है, बराबर ना? जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तब आप सामने वाले को कॉइन भी दे सकते हो, ये अच्छी क्वालिटी के है, तो अब आप सामने वाले को कॉइन भी दे सकते हो, नोट भी दे सकते हो। अब से मतलब कुछ समय बाद, इन द नियर फ्यूचर, आपके मोबाइल में भी एक नोट होगी जो 10 रुपए की होगी। यस, आप उसको क्या कहोगे? डिजिटल करेंसी। आप उसको क्या कहोगे? डिजिटल। ये RBI पब्लिश कर रहा है, RBI के द्वारा। दैट मीन्स इन द नियर फ्यूचर यू विल हैव 3 फॉर्म्स ऑफ करेंसी। अभी तक 2 ही फॉर्म्स है, एक कॉइन, दूसरी पेपर करेंसी। नाउ देयर विल बी अ थर्ड फॉर्म ऑफ करेंसी नोन एज डिजिटल करेंसी। उसी को आप वर्चुअल मनी कहोगे। वो क्या होगी? डिजिटल करेंसी। इसके फायदे काफी अच्छे हैं, हाँ इसके सामने खतरे भी है। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर अभी पायलट प्रोजेक्ट चालू है और ये नियर फ्यूचर में इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये 2 वेरिएशन में आ रही है, रिटेल एंड होलसेल। रिटेल मतलब नॉर्मल कस्टमर्स के लिए, होलसेल मतलब बैंक्स और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये वर्चुअल मनी क्या होता है? तो वर्चुअल करेंसी इज अ टाइप ऑफ अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी दैट इज ओनली अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ओके, जो मैंने बिटकॉइन कहा था, ये बिटकॉइन की डेफिनेशन है, दैट इज इट इज अनरेगुलेटेड। बिटकॉइन को किसने बनाया? पता नहीं। बिटकॉइन के प्राइजेस कौन डिसाइड कर रहा है? पता नहीं। तो दैट्स व्हाई हम क्या कह रहे हैं कि बिटकॉइन क्या है? अनरेगुलेटेड है। लेकिन बिटकॉइन की जगह पे अगर मैं ई रूपी को रखूंगा, दैट इज ऑल्सो वर्चुअल करेंसी और डिजिटल करेंसी। तो ये अनरेगुलेटेड नहीं कहेंगे। ई रूपी जो होगा ना वो रेगुलेटेड होगा, क्योंकि RBI उसको रेगुलेट करेगा ना। तो यस, अगर प्राइवेट संस्थाएं बना रही तो वो अनरेगुलेटेड हो रहा है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी ऐसे डिजिटल करेंसी को बनाएगी तो वो रेगुलेटेड होगी। जैसे लिब्रा, लिब्रा जो है जो फेसबुक ने बनाया था, अब आई थिंक अभी उसका नाम बदल दिया है, लेकिन पुराना नाम लिब्रा ही था। तो फेसबुक ने जो लिब्रा बनाया था, अब वो फेसबुक ने बनाया लेकिन उसको रेगुलेट कौन कर रहा है? कोई कंट्री है, कोई सेंट्रल बैंक है दुनिया की जो इसकी वैल्यू को रेगुलेट कर रहा है? नहीं। मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई, ये 2 चीजें इसकी वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि तो सर हमारे रुपए की भी तो वैल्यू डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिसाइड है। डिमांड बढ़ गई तो रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी, डिमांड घट गई तो रुपए की वैल्यू घट जाएगी, जस्ट लाइक योर लिब्रा एंड बिटकॉइन। बट हियर इज द डिफरेंस कि इंडिया सॉरी, जब रुपए की वैल्यू हद से ज्यादा गिर रही है या फिर हद से ज्यादा बढ़ रही है तो RBI विल स्टेप इन। RBI स्टेप इन करेगा और ये जो बढ़ती हुई प्राइजेस है या फिर घटती हुई प्राइजेस है ना, इनके ऊपर लगाम लगाएगा थ्रू देयर एक्शंस। उस तरीके से बिटकॉइन या फिर लिब्रा के अंदर कोई भी रेगुलेटर नहीं है ना। बिटकॉइन और लिब्रा के अंदर कोई भी रेगुलेटर नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि जब बिटकॉइन शुरुआती समय में लॉन्च हुआ था, आई थिंक 2009-10 की बात है, तब उसकी प्राइस कुछ हजारों में थी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हजारों में थी। लेकिन आज बिटकॉइन की कीमत लाखों में है। तो 2009-10 से लेके 2000 अभी 24 चालू है, तो तकरीबन 13-14 सालों के अंदर हजारों से लेके लाखों तक प्राइस बदल गई बिटकॉइन की। क्या करेंसी, इंडियन करेंसी की प्राइस उतने प्रोपोर्शन में बदली है कि 2009-10 में हमारे रुपए की वैल्यू 1000 थी और आज लाख रुपए हो गई है? नहीं ना, इतना वैल्यू फ्लक्चुएशन नहीं आया है। दैट इज बिकॉज ऑफ रेगुलेशन बाय RBI। तो बिटकॉइन के अंदर और लिब्रा ये जो करेंसी ना, दे आर अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, ठीक है। दैट इज अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब ये बस डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होगी, इसका फिजिकल फॉर्म नहीं मिलेगा आपको। इट जस्ट लाइक योर PDF और इमेज ऑन मोबाइल। मोबाइल के अंदर आपकी इमेज होती है, PDF होती है ना, ये बस उसी तरीके की होगा, करेक्ट।
इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके प्रिंट निकाल के उसको फिजिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नो, दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये जो वर्चुअल करेंसी होती है ना, ये वर्चुअली ट्रांजैक्ट की जाती है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे इंटरनेट, जैसे इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मोड के सहारे से ही इनका ट्रांजैक्शन होता है। सो वर्चुअल करेंसी इज अ करेंसी हेल्ड विद इन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क, मतलब इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अब ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह क्या है, जब हम डिजिटल करेंसी पढ़ेंगे तभी पढ़ाऊंगा, वरना अभी हमारे इस टॉपिक के अंदर कंफ्यूजन बढ़ जाएगी आपके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, इनफैक्ट इंडिया की जो यूरोप है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है वहां पे। इट्स अ न्यू रिवोल्यूशन, ठीक है, ब्लॉकचेन नेटवर्क एक न्यू रिवोल्यूशन है, ठीक है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो वर्चुअल करेंसी इज अ करेंसी हेल्ड विद इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क एंड इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग अथॉरिटी, ये बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग अथॉरिटी, इट इज स्टोर एंड ट्रांजैक्टेड ओनली थ्रू डेजिग्नेटेड सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर के आधार पे इनके ट्रांजैक्शन हो गए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड थ्रू वॉलेट्स। तो जैसे आज आप वॉलेट्स यूज करते हो ना, फोन पे वगैरह, तो ये बस इसी तरीके से ये जो कॉइन्स है ना, ये भी वॉलेट से ही ट्रांजैक्शन होती है, बट ट्रांजैक्शंस आर डिफरेंट काइंड्स। जब आप आज यूपीआई के ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो दैट ट्रांजैक्शन आर आल्सो कंडक्टेड थ्रू डिजिटल वॉलेट्स। आपके पास एक डिजिटल वॉलेट है, सामने वाले के पास एक डिजिटल वॉलेट है, यू ट्रांसफर वॉलेट टू वॉलेट, बराबर ना, इस तरीके से होता है। जो डिजिटल करेंसी या फिर वर्चुअल मनी है वो भी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होगा। तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है? सो डिफरेंस ट्रांजैक्शंस में आ रहा है। जब आप यूपीआई के ट्रांजैक्शन कर रहे हो तब आपको पता है कि आपने आपके वॉलेट के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक किया है, और सामने वाले के जब जिसको भेज रहे हो उसके वॉलेट के साथ भी उसका बैंक अकाउंट लिंक है। दैट मीन्स यूपीआई ट्रांजैक्शन आर कंडक्टिंग फ्रॉम बैंक टू बैंक, मतलब बैंक के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जबकि ट्रांजैक्शन के अंदर बैंक्स की जरूरत ही नहीं होगी, ये जस्ट सिंपली वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होगी। जैसे मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा हूँ तो मेरे व्हाट्सएप अकाउंट से आपके व्हाट्सएप अकाउंट में मैसेज आ गया, बैंक की जरूरत है क्या बीच में? नहीं। उसी तरीके से मैंने अपने वॉलेट से आपके वॉलेट में पैसा भेज दिया विदाउट हेल्प ऑफ बैंक, तो इससे ट्रांजैक्शन फास्टर और चीपर हो जाएंगे आगे जाके। दैट्स व्हाई वर्चुअल मनी इज अ रिवोल्यूशन। आगे जाके आप देखोगे कि लोग कैश कम और वर्चुअल मनी ज्यादा यूज कर रहे हैं। वैसे इंडिया तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में काफी ज्यादा एडवांस्ड है, सारी दुनिया हैरान है कि कैसे इतने शॉर्ट पीरियड में, मतलब 2017-18 के पहले इंडिया में कितने डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, ना के बराबर। लेकिन आज देखो, वी आर द टॉप मोस्ट कंट्री इन टू द वर्ल्ड फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन यूजिंग यूपीआई, है ना, अरबों खरबों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हमारे यूपीआई के थ्रू। तो हम वर्चुअल मनी को अडॉप्ट करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है यहाँ पे। इट इज स्टोर्ड एंड ट्रांजैक्टेड ओनली थ्रू डेजिग्नेटेड सॉफ्टवेयर, digital wallets and transactions occur over the internet through secure dedicated network. Virtual currency is considered to be subset of digital currency group, which is also include cryptocurrencies exist within the blockchain network. अब ये और ज्यादा गड़बड़ आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि डिजिटल करेंसी वर्चुअल करेंसी, ठीक है। अभी के लिए आप दोनों को सिनोनिम्स की तरह ही याद रखो। जिस दिन हम डिजिटल करेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे ना, मैं आपको ये डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी तीनों के बीच का बेसिक डिफरेंस बताऊंगा। अब वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है इसलिए अभी खींचूंगा नहीं उस चीज को, जस्ट वेट फॉर दैट टॉपिक। सो अभी के लिए डिजिटल करेंसी वर्चुअल करेंसी एक ही समझो, क्योंकि बिकॉज बोथ आर नॉट फिजिकल इन नेचर एंड बोथ आर कंडक्टेड थ्रू इंटरनेट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंक, तो लगभग सेम ही है। तो दिस इज वर्चुअल मनी, तो मतलब दिस इज अनदर टाइप ऑफ मनी। हम देख रहे हैं कि बार्टर सिस्टम से हमने कैसे शुरुआत की, बार्टर सिस्टम, फिर कमोडिटी मनी, फिर फिजिकल, फिर मेटालिक मनी, फिर रिप्रेजेंटेटिव मनी, मतलब पेपर मनी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव मनी, एंड देन फिएट मनी, फिर हमने देखा फिडुशियरी मनी, देन वी शिफ्टेड टू द वर्चुअल मनी। तो मनी के इतने सारे टाइप्स हैं मार्केट के अंदर, ओके। सो आई होप सो कितने अलग अलग तरीके के टाइप्स हैं मनी के वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है।
नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ मनी। ये मनी कैसे बनता है, मनी क्रिएशन कैसे होता है? तो इसके लिए हमको मनी सप्लाई समझना पड़ता है कि मनी सप्लाई है क्या। ठीक है, सो मनी सप्लाई मीन्स जितनी भी लोगों के पास कैश है, जितनी भी डिमांड डिपॉजिट्स है, वो सारे क्या है, आपका मनी सप्लाई है। ये थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, मनी सप्लाई मीन्स मनी अवेलेबल इनटू द मार्केट। मार्केट मतलब जो भी इंडिया है उसकी बात करेंगे हम अभी, कंट्री वाइज मार्केट की बात करेंगे। तो मनी सप्लाई क्या होगा, इट इज मनी अवेलेबल इन मार्केट। मनी अवेलेबल इन मार्केट। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी अवेलेबल इनटू द मार्केट? तो एक तो सिंपल है कैश, जो कैश हमारी जेब में है, बैंक्स के अकाउंट में पड़ी है, वो सारी कैश। सेकेंड, डिमांड डिपॉजिट्स। जितने भी डिमांड डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट, इट्स नॉट ड्राफ्ट, इट्स डिपॉजिट, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। जितने भी डिपॉजिट्स है वो सारे डिपॉजिट्स भी किसके अंदर आएंगे, मनी सप्लाई के अंदर। ये चीज मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताई थी कि मनी सप्लाई के अंदर डिपॉजिट्स भी आते हैं वहां पे। ओके, तो ये जो डिपॉजिट्स है बैंक के अंदर, जितने भी लोगों के पास कैश है, इन दोनों को मिलकर हम क्या कहेंगे, मनी सप्लाई। मार्केट के अंदर इतना सारा मनी सप्लाई है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा तो इस चीज को। एग्जांपल मैंने प्रीवियस क्लास में भी दिया था, लेकिन फिर भी देता हूं क्योंकि ये सफिशिएंट है आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। कि मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1000 रुपीज प्रिंट किए और वो ए पर्सन को दे दिए सैलरी के तौर पे। ए पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। तो ए पर्सन के पास 1000 रुपीज है, लेकिन मार्केट में बी और सी पर्सन भी है, ठीक है। ए पर्सन ने क्या किया, ये पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, सेव कर दिया। तो बैंक में डिपॉजिट क्रिएट हो गया, मतलब बैंक मनी क्रिएट हो गया। अब जब पैसा 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए गए, तो बैंक ने क्या किया, वो पैसा बी को कर्जे पे दे दिया, क्योंकि बैंक के पास जो डिपॉजिट आया, बैंक ने उसी पैसे को बी को कर्जे में दे दिया। तो बी गॉट 1000 रुपीज। अब बी ने क्या किया, कुछ कमाई की, और यही मतलब 1000 रुपए के ऊपर 1000 रुपए कमा के फिर से बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब मैंने एग्जांपल में एक ही बैंक रखे, बी चाहे तो दूसरे बैंक में भी रख सकता है, लेकिन बैंक में ही रखेगा वो, ठीक है। तो इस इकोनॉमी के अंदर इसने फिर से बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। अगेन बैंक के पास 1000 रुपए आ गए, तो बैंक ने क्या किया, वो पैसा सी को दे दिया 1000 रुपए। सी ने भी क्या किया, वो पैसा फिर से बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब इस चीज को मैं और कंटिन्यू कर सकता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एबीसी 3 कैरेक्टर ही ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है कि 1000 रुपए प्रिंट किए, कितने, ओनली 1000 रुपीज। लेकिन मार्केट में मनी सप्लाई कितना है? अगर मनी सप्लाई काउंट करेंगे हम, तो ए के पास 1000 रुपए है, उसने डिपॉजिट दिखाया। बी के पास 1000 रुपए है, उसने डिपॉजिट दिखाया। सी के पास 1000 रुपए है, उसने भी अपना डिपॉजिट अमाउंट दिखाया। तो मतलब 1 2 3, मार्केट में अभी 3000 रुपए है। टोटल मनी सप्लाई कितना है, 3000। ये 3 लोग है ना हमारे मार्केट में, तीनों लोगों ने अपना बैंक बैलेंस दिखाया, मतलब इनके पास जितना पैसा है बैंक मार्केट के अंदर उतना ही पैसा है, सिंपल। तो ए बी सी तीनों ने जितना पैसा दिखाया है, उनकी टोटल लगाएंगे तो 3000 रुपए है। अब आपको भी पता है कि इन 3000 रुपए के अंदर बस 1000 रुपए सरकार ने प्रिंट किए। ओनली 1000 रुपीज आर प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट। और ऊपर के 2000 रुपए ये कहां से आ गए फिर? तो ये बैंक के द्वारा बनाएंगे। बैंक ने डिपॉजिट एक्सेप्ट करके ये 2000 रुपए बनाए, डिपॉजिट एक्सेप्ट किए और कर्जे दिए। कर्जे देने के बाद फिर डिपॉजिट जनरेट किए। तो ये जो कर्जा देना, डिपॉजिट क्रिएट करना, इसके कारण क्या हो गया, और मनी सप्लाई जनरेट हो गया। और वो और कितना हो गया, 2000 रुपए। तो हम कह सकते हैं ना कि जितनी कैश है और जितने डिपॉजिट अकाउंट है, उनकी टोटल करेंगे तब हमारे पास 3000 रुपए का बैलेंस दिखाई देगा, है ना। ये 3000 रुपए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि टोटल मार्केट में मनी सप्लाई, जो मनी फ्लो हो रहा है ए बी सी के पास, वो 3000 रुपए, उससे ज्यादा नहीं है। ए के पास 1000 रुपए, बी के पास 1000 रुपए, सी के पास 1000 रुपए। लेकिन भारत सरकार ने ए के लिए जो 1000 रुपए की नोट प्रिंट की, उतनी ही तो करेंसी प्रिंट की है, उससे ज्यादा नहीं करेंसी प्रिंट की है। तो मतलब 1000 रुपए की कैश है, करेंसी मतलब कैश हो गई। और जो बी और सी के बाद जो पैसे आए 1000 1000 रुपए,
वो उन्होंने बैंक से कर्जा लिया, बैंक में डिपॉजिट जनरेट किया, उसके द्वारा पैदा हुए ना। तो जब बैंक ने डेट दिया, डिमांड डिपॉजिट जनरेट अकाउंट किए, तब जाके वो पैसा बना है ना। तो वो क्या है, बैंक मनी के द्वारा बना। तो बैंक मनी के अंदर हमने देखा था ना, डिपॉजिट्स अकाउंट्स आते हैं। बैंक मनी के अंदर क्या आते हैं, डिपॉजिट्स अकाउंट आते हैं। तो वहां पे डिपॉजिट अकाउंट 2 थे, तो बन गया आपका। तो टोटल 3,000 रुपए का मनी सप्लाई बन गया यहाँ पे। सो दिस इज हाउ मनी सप्लाई इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। तो जब हम पूरे इंडिया के अंदर, मान लो इंडिया के अंदर ये 3 ही लोग हैं, तो जब हम इंडिया का मनी सप्लाई काउंट करेंगे, तब हम काउंट करेंगे ए बी सी, इनके पास कितना पैसा है, तो उनके पास कैश कितनी है और उनके डिपॉजिट्स कितने हैं, दोनों चीजें काउंट करेंगे हम लोग, है ना। उनके पास कैश कितनी है और डिपॉजिट कितने, दोनों चीजों के आधार पे हम क्या करेंगे, हमारा टोटल मनी सप्लाई काउंट करेंगे। एंड दैट इज हाउ वी अंडरस्टूड दैट हाउ मच इज द मनी सप्लाई टू द मार्केट। तो एबीसी के पास कुल मिला के 3,000 रुपए का मनी सप्लाई है, उसमें कुछ कैश है तो कुछ डिपॉजिट्स है। सो दिस इज हाउ मनी सप्लाई इज क्रिएटेड। तो ये मनी सप्लाई क्रिएट हो गया। So it is all the currency and all the liquid instrument. Demand deposit accounts are known as liquid instrument in a currency's economy on the date measured. जिस दिन काउंट करेंगे वो. The money supply roughly composed of both cash and deposits. दोनों चीजें उसमें आती है. That can be used almost easily as a cash. जो डिपॉजिट है उसको कैश की तरह यूज कर सकते हो ना. मान लो आपके पास सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट करके रखे, तो यू कैन यूज दैट मनी विद द हेल्प ऑफ योर एटीएम कार्ड और यूपीआई. आप कैश की तरह यूज करते हो ना, तो इसलिए वो भी क्या है, मनी है. मनी सप्लाई विल चेंज इफ द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट सच एज कंज्यूमर यूनिट, मतलब कैश एंड डिपॉजिट्स चेंजेस. जब दोनों में से कोई भी चीज चेंज होगी तो मनी सप्लाई चेंज हो जाएगा. द प्रेफरेंस ऑफ द पब्लिक फॉर होल्डिंग कैश डिपॉजिट्स इन बैंक आल्सो अफेक्ट द मनी सप्लाई. ठीक है, तो एक इनकी वैल्यू बदलने से, दूसरा इनका प्रेफरेंस बदलने से मनी सप्लाई बदल जाएगा वहां पे. ओके, अब इन चीजों को आगे जाके और इलेबोरेट तरीके से समझाता हूं मैं आपको. लेकिन इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी से उनको भी समझना जरूरी है. तो मनी सप्लाई समझ में आए तो आगे बढ़ते हैं. मनी सप्लाई मतलब क्या है, मार्केट में जितना पैसा है वो सारा मनी सप्लाई. ठीक है, उसके अंदर लोगों के पास जो कैश है वो भी आएगी और लोगों के जो डिमांड डिपॉजिट्स अकाउंट है वो भी आएंगे. लेकिन जब ये मनी सप्लाई काउंट कर रहे हैं तब हम इस मनी सप्लाई का बिहेवियर भी देख सकते हैं कि लोग कैश कितना यूज कर रहे हैं, कैश कितनी कम यूज कर रहे हैं, कैश कितनी ज्यादा यूज कर रहे हैं. इसके लिए अलग अलग रेशियो निकाले जाते हैं, जैसे करेंसी डिपॉजिट रेशियो. The currency deposit ratio CDR is the ratio of money held by the public in currency, मतलब कैश में, and they hold in the bank deposit. कि लोगों ने बैंक के अंदर डिपॉजिट कितने रखे हैं और लोगों के पास कैश कितनी है, उन दोनों का रेशियो होता है. इससे क्या पता चलेगा, इट रिफ्लेक्ट्स द पीपल्स प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी, है ना. अब मान लो आपके पास 10,000 रुपए की सैलरी आ रही है. अब 10,000 रुपए की सैलरी में आपने क्या कर लिया, 8,000 रुपए कैश में रख दिए और 2,000 रुपए की आपने सेविंग्स कर दी, सेविंग्स अकाउंट के अंदर डिमांड डिपॉजिट में डाल दिए. तो दैट मीन्स आपके पास कैश 8,000 है और सेविंग्स 2,000 है यहाँ पे. तो आपका सीडीआर कितना निकलेगा, कैश डिवाइडेड बाय आपका डिमांड डिपॉजिट, उतना हो गया. तो 4 टाइम्स, है ना. सो दैट डिफाइंस करेंसी डिपॉजिट रेशियो. तो यहां से आपको समझ में आता है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कितनी ज्यादा है. मार्केट के अंदर लिक्विडिटी मतलब कैश और थिंग्स लाइक कैश. It is purely a behavioral parameter which depends among the other things, the seasonal pattern and the expenditure of the expenditure. For example, अभी तो लास्ट मंथ दिवाली गई इंडिया में. जब दिवाली थी तब दिवाली के अंदर लोगों ने कैश ज्यादा प्रेफर किया ना. मतलब जब सैलरी आई तो लोगों ने बैंक के अंदर पैसा कम सेव किया और कैश ज्यादा रखे अपने पास, क्योंकि दिवाली के अंदर खरीदी ज्यादा होती है तो कैश ज्यादा यूज होगी ना वहां पे. करेक्ट. इंक्रीज, फॉर एग्जाम्पल सीडीआर इंक्रीजेस ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन. सीडीआर कब बढ़ रहा है, फेस्टिव सीजन में. अभी मैंने वही चीज बताया, मैंने फेस्टिव सीजन मतलब कोई भी वहां पे. जैसे इंडिया के अंदर अक्षय तृतीया होता है, समर के सीजन में आता है. उस दिन हम
सोना खरीदने को मतलब शुभ मानते हैं, जैसे दशहरा और एक हो गया ऑस्पिशियस इवेंट जहाँ पे हम सोना खरीदते हैं। जब हम सोना खरीदेंगे तब हम कैश डिमांड करते हैं ना, तो उस फेस्टिव सीजन में क्या होगी, कैश की डिमांड बढ़ रही है, तो प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी। कैश क्या है, लिक्विड है ना, तो लोग लिक्विडिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो इससे हमको लोगों का बिहेवियर पैटर्न समझ में आता है कि लोग क्या बिहेव कर रहे हैं उस तरीके से। एज पीपल कन्वर्ट डिपॉजिट टू कैश बैलेंस फॉर मीटिंग एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग सच पीरियड, वही चीज है। तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो, यहां से हमको समझ में आता है कि लोग कैश कितनी पसंद कर रहे हैं। यहां से सिंपल हमको क्या समझ में आता है कि अभी भी लोग कैश कितनी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मतलब आज हम मैं इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया में कैश टू डिपॉजिट रेशियो कम है, मतलब सॉरी ज्यादा है। मतलब इंडिया में लोग आज भी कैश प्रेफर करते हैं, बिकॉज इंडिया में आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफी बड़े हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये काफी बड़े हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, देन आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर। यहाँ पे लेबर जो होते हैं ना, उन लेबर को जो पेमेंट की जाती है वो कैश में की जाती है। दैट्स व्हाई पीपल आर प्रेफरिंग मोर लिक्विडिटी, मोर कैश देन द डिपॉजिट्स। तो लोग कैश रखना, अपने पास कैश रखना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं वहां पे। ओके, reserve deposit ratio. What is reserve deposit ratio? Reserve deposit ratio is the proportion of total deposits commercial bank keeps as a reserve. ठीक है, तो मतलब डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में रिजर्व्स कितने रखे गए, वही ये चीज है ना। व्हाट इज रिजर्व? रिजर्व मतलब CRR एंड SLR, ये क्या है, रिजर्व्स है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रिजर्व, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि CRR एंड SLR ये जो रिजर्व्स होते हैं, ये इसके दो प्राइमरी फंक्शंस है। पहला फंक्शन टू मेंटेन लिक्विडिटी इन बैंक्स, मेंटेन लिक्विडिटी इन बैंक्स। सेकेंड रिजर्व्स का यूज होता है टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन मार्केट, टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन मार्केट। तो ये दो उसके प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, है ना। हम लोग, मैंने आपको और एक चीज समझाई थी कि दैट इंडियन बैंक्स आर फंक्शनिंग ऑन फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। इंडियन बैंक्स आर फंक्शनिंग ऑन फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, जहां पे हमने ये समझा था कि इंडिया में जो रिजर्व है CRR एंड SLR, तो सारी बैंकों को क्या करना पड़ता है, उनके पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं उन डिपॉजिट्स का उनको एक फ्रैक्शन रिजर्व्स के सामने, रिजर्व्स के नाम से निकालना पड़ता है। तो मान लेते डिपॉजिट्स आए 1000 रुपए, अभी CRR SLR है आपका 4.5% एंड 18%, तो कुल मिला के हो गया 22.5%। अभी के लिए टोटल अमाउंट की बात करेंगे, तो डिपॉजिट्स आ रहे हैं 1000 रुपए और CRR SLR है 22.5%, मतलब कितना हो गया, 1000 रुपए का ये हो गया 225 रुपए, 225, बचे कितने, 775। सो banks have 225 as a reserve out of 1000 rupees deposit, 225 as a reserve and 775 is a business money, मतलब ये पैसे को बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, लेंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि रिजर्व्स बैंक के अंदर बनाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज रिजर्व डिपॉजिट रेशियो? इट्स अ रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो, बैंक के अंदर कितने रिजर्व है और टोटल कितने डिपॉजिट्स है, इनका ये रेशियो है। यहां से समझ में आता है कि बैंक के पास कितना रिजर्व के रखा गया है ना। रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो जितना ज्यादा, मतलब बैंक के पास उतने ज्यादा रिजर्व्स है। बैंक के पास जितने ज्यादा रिजर्व, मतलब मार्केट में उतना पैसा कम बह रहा है, मनी सप्लाई कम हो रहा है। तो रिजर्व मनी कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। रिजर्व के पास, रिजर्व मनी के अंदर दो चीज आएंगी, वॉल्ट कैश इन बैंक्स एंड डिपॉजिट्स विद RBI। जो CRR होता है वो RBI के पास रखा जाता है, जो SLR होता है वो बैंक के पास रखा जाता है। तो वही चीज है जो मैंने CRR SLR में बताई थी ना, वही चीज है यहाँ पे, CRR एंड SLR। तो इन दोनों को मिलके हम क्या कहते हैं, रिजर्व। तो इन रिजर्व के मुकाबले में डिपॉजिट्स कितने हैं, यही ये रेशो है। बैंक होल्ड a part of money that people kept in their bank deposit as a reserve money and loan out the rest
for lending or investment purpose. Bank use this reserve to meet the demand for cash by account holder. अब बैंक ने ये जो रिजर्व बनाए हैं ये क्यों बनाए? टू मीट द डिमांड फॉर कैश बाय द अकाउंट होल्डर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, टू फंक्शंस में से एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो बैंक के अंदर जो भी डिपॉजिट्स डाले जा रहे हैं, तो डिपॉजिट डालने वाले लोग डिपॉजिट वापस मांगने भी आएंगे। जब डिपॉजिट वापस मांगने आएंगे तो बैंक के पास कुछ पैसा होना चाहिए ना, मतलब कुछ लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो जब बैंक ने सीआरआर एसएलआर मेंटेन किया, मतलब बैंक ने अपने पास एक लिक्विडिटी बना के रखी। डिपॉजिटर्स आए, लिक्विडिटी से पैसा दे दिया, मतलब इस रिजर्व से पैसा निकाल के दे दिया। दैट इज हाउ बैंक यूज दिस रिजर्व टू मीट द डिमांड फॉर कैश और लिक्विडिटी by account holder. Account holder मतलब depositors. However, RBI requires commercial bank to keep reserves in order to ensure that banks have safe cushion of asset to draw when account holder want to be paid. मतलब यही चीज थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जब अकाउंट होल्डर, जो डिपॉजिट अकाउंट होल्डर है, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होल्डर, जब वो डिमांड करेंगे पैसे की, विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तब बैंक के पास ये होना चाहिए। तो दैट रिजर्व प्रोवाइड सेफ कुशन, एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। आरबीआई यूजेस वेरियस पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग फोर्थ हेल्दी आरडीआर इन कमर्शियल बैंक। हेल्दी आरडीआर मतलब क्या है कि आरडीआर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट मतलब मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। So RBI uses monetary policy to bring forth a healthy RDR in commercial bank. मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई क्या करती है, ये जो रिजर्व्स है इनके रेट्स ट्विस्ट करती है डिपेंडिंग ऑन द नीड। मार्केट के अंदर जैसी नीड होगी ना, उस नीड के अकॉर्डिंग ये रिजर्व्स को कम या फिर ज्यादा किया जाएगा। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो रिजर्व्स को बढ़ाएंगे, मार्केट में पैसा कम है तो रिजर्व्स को घटाएंगे। तो ये क्यों, कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्या, ताकि एक हेल्दी आरडीआर मेंटेन कर सके मार्केट के अंदर। The first instrument is cash reserve ratio, which specific the fraction of the deposit that banks must keep with RBI. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि CRR, कैश रिजर्व रेशो, ये कैश के फॉर्म में होता है और ये आरबीआई में रखा जाता है, डिपॉजिट का हिस्सा होता है। The another is called as statutory liquidity ratio, SLR, which requires the banks to maintain a given fraction of their total demand and time deposit in the form of लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट मतलब ये कैश में भी चलेगा, ये गोल्ड में भी चलेगा, ठीक है, और ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी चलेगा। इन तीनों को कहा गया है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, HQLA। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड एसेट जो एसएलआर में रख सकते हो आप, और सीआरआर के अंदर बस कैश चलेगी। नाम में है ना कैश रिजर्व, मतलब कैश में ये होगा। और ये क्या है? एसएलआर, ये लिक्विडिटी रिजर्व होता है, मतलब ये लिक्विडिटी में होगा। लिक्विडिटी तीन तरीके से गिन सकते हैं आप, कैश में भी, गोल्ड में भी और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी। ओके, तो ये रिजर्व होते हैं बैंक के अंदर। ये रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट है। उसके दो रिजर्व मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बैंक के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए रिजर्व चाहिए, बैंक के अंदर सॉरी मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए भी रिजर्व्स का सहारा लिया जाएगा। ओके, तो ये जो रिजर्व्स होते हैं, ये रिजर्व्स आप किसी भी बैंक के अंदर डिपॉजिट के मुकाबले कितने हैं उसको आप कहोगे आरडीआर, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो। और ये हेल्दी होना चाहिए, मतलब ये सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। आरडीआर अगर ज्यादा कमजोर हो गया तो क्या हो जाएगा कि बैंक के पास डिपॉजिट ज्यादा है और रिजर्व कम है। इफ आरडीआर इज वीक, कमजोर है आरडीआर, मतलब रिजर्व्स कम है बैंक के अंदर, तब प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? तब ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि बैंक के पास डिपॉजिट ज्यादा है और रिजर्व कम है। मतलब जब डिपॉजिट